नमस्कार। शकुंतलम ज्ञानोदय में आपका स्वागत है। और आज हमारी चर्चा का विषय है भूमध्य सागरीय जलवायु। पिछले कुछ समय में यूरोप में आई बाढ़ की वजह से भूमध्य सागरीय जलवायु काफ़ी चर्चा में रही। अतः भूगोल की दृष्टि से भूमध्य सागरीय जलवायु अति महत्वपूर्ण विषय बन जाता है। साथ ही यूरोप में पाई जाने वाली कुछ नदियाँ जो महत्वपूर्ण हैं वो भी चर्चा में बनी रहीं, अतः वो भी एक महत्वपूर्ण विषय बन जाता है। तो परीक्षा की दृष्टि से पहले हम भूमध्य सागरीय जलवायु पर एक नज़र डालते हैं। सागरीय जलवायु को समझने के लिए हमें सूर्य की स्थिति अर्थात सूर्य की उत्तरायण स्थिति व सूर्य की दक्षिणायन स्थिति को समझना होगा। सामान्यतः यह जलवायु 30 डिग्री से 45 डिग्री उत्तर व 30 डिग्री से 45 डिग्री दक्षिण में पाई जाती है। अतः यूरोप में इस जलवायु का विस्तार देखने को मिलता है। यदि ग्लोब की दृष्टि से देखें तो 0 डिग्री से 5 डिग्री उत्तर व 5 डिग्री दक्षिण के क्षेत्र को शांत क्षेत्र कहा जाता है या इसको डोलड्रम क्षेत्र भी कहते हैं। वहीं 0 डिग्री से 30 डिग्री उत्तर या 0 डिग्री से 30 डिग्री दक्षिण में उत्तरी पूर्वी हवा व उत्तर दक्षिण हवाओं का क्रम से विस्तार देखने को मिलता है। वहीं 30 डिग्री से 60 डिग्री तक पछुआ पवनों का विस्तार देखने को मिल सकता है। अतः यह क्षेत्र वर्ष में 2 प्रकार की पवनों से प्रभाव में बना रहता है, एक बार पछुआ पवने तो वहीं एक बार उत्तर पूर्वी पवने। सूर्य के उत्तरायण की स्थिति में भूमध्य सागर में उत्तर पूर्वी पवनें चलती हैं, तब वहीं सूर्य के दक्षिणायन की स्थिति में वायुदाब पेटी खिसक कर निम्न अक्षांश की ओर खिसक जाती है, जिस कारण 30 डिग्री उत्तर से 45 डिग्री उत्तर में चलने वाली पछुआ पवनें अब 35 डिग्री उत्तर से 20 डिग्री उत्तर तक चलने लगती हैं, जिस कारण भूमध्य सागर में एक बार पछुआ तो एक बार पूर्वा पवनें चलती हैं, जो यहाँ की जलवायु को आकर्षक बनाती हैं। पूर्वा पवनें चलने की स्थिति में हवाएं भूमध्य सागरीय क्षेत्र में स्थल से समुद्र की ओर चलती हैं, अतः यहाँ वर्षा नहीं होती। वहीं सूर्य के दक्षिणायन की स्थिति में यह क्षेत्र पछुआ पवनों के प्रभाव में आ जाता है, जिस कारण हवाएं समुद्र से स्थल की ओर चलती हैं और अपने साथ नमी लेकर आती हैं, जिस कारण वहाँ वर्षा होती है। साथ ही यही वह समय होता है जब यहाँ चक्रवात निर्मित होते हैं। यह चक्रवात शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में बनते हैं, अतः इन्हें शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है या शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात कहा जाता है। इस प्रकार की जलवायु विश्व में महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में 30 डिग्री से 45 डिग्री उत्तर व 30 डिग्री से 45 डिग्री दक्षिण में पाई जाती है, जैसे नॉर्थ अमेरिका का कैलिफोर्निया, साउथ अमेरिका में चिले, साउथ अफ्रीका में केपटाउन व ऑस्ट्रेलिया का दक्षिण पश्चिमी भाग। अतः स्पष्ट है कि इस प्रकार के जलवायु क्षेत्रों में शीतकाल में वर्षा होती है तथा ग्रीष्मकाल में ये क्षेत्र शुष्क रहते हैं। शीतकाल में यहाँ का तापमान 5 डिग्री सेंटीग्रेड से 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है, वहीं ग्रीष्मकाल में 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 26 डिग्री सेंटीग्रेड तक बना रहता है। या हम पश्चिम विक्षोभ पर भी एक नज़र डालेंगे, क्योंकि यह वही चक्रवात होते हैं जो भूमध्य सागर में निर्मित होते हैं व अफगानिस्तान और पाकिस्तान के रास्ते से भारत पहुंचते हैं, जिससे उत्तर भारत में वर्षा होती है। यह पश्चिम विक्षोभ रबी की फसल के लिए भारत में अत्यधिक उपयोगी होते हैं। ध्यान रहे, भूमध्य सागरीय जलवायु रसदार फलों के उत्पादन के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है। यहाँ ये भी ध्यान योग्य बात है कि कोडिंग की भाषा में इस जलवायु को CS नाम से जाना जाता है। यदि यूरोप में आई बाढ़ के बारे में अगर हम चर्चा करें तो यूरोप में इससे पहले 1985 में इतने बड़े स्तर पर बाढ़ें आई थीं, जिनका कारण बांध टूटना रहा था, परंतु अभी आई भीषण बाढ़ का कारण जलवायु परिवर्तन को बताया जा रहा है, जिसके कारण एक ही स्थान पर बहुत वर्षा हो जा रही है। जलवायु परिवर्तन के कारण समुद्र का तापमान बढ़ रहा है, जिस कारण बाष्पोत्सर्जन की क्रिया बहुत तीव्र हो रही है, जिससे वायु में बहुत ज़्यादा नमी हो जा रही है और वो एक ही स्थान पर अत्यधिक वर्षा को गिरा दे रही है। यही कारण है कि यूरोप में अत्यधिक वर्षा हुई और नदियाँ उफान की स्थिति में आ गईं और वहाँ भीषण बाढ़ देखने को मिली। यदि यहाँ की मुख्य नदियों की बात करें तो राइन नदी, जो स्विट्जरलैंड से जिसका उद्गम स्रोत माना जाता है, जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, नीदरलैंड जैसे देशों में बहती है। वहीं डैन्यूब, जो सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर मानी जाती है यूरोप की, साथ ही यह जर्मनी, रोमानिया, ऑस्ट्रिया, हंगरी व सर्बिया में प्रवाहित होकर बुल्गारिया, स्लोवाकिया, क्रोएशिया और यूक्रेन में होते हुए ब्लैक सी में मिल जाती है। ब्लैक फॉरेस्ट से होकर के ये नदी गुजरती है, जो जर्मनी में मिलता है। अतः यहाँ ये भी ध्यान देने योग्य तथ्य है कि ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में मिलता है। यदि यूरोप की सबसे लंबी नदी की बात करें तो वो वोल्गा नदी है, जो रसिया से निकलती है और कैस्पियन सी में जाकर मिल जाती है।
यदि आपको ये ऑडियो आर्टिकल पसंद आया है तो कृपया हमारे चैनल शकुंतलम ज्ञानोदय को लाइक करें, शेयर करें व सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।